हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो हम शुरू करने वाले हैं अपने हिंदी पेडागोजी के लास्ट 15 क्वेश्चन। हमने एक सीरीज शुरू की थी जो कि टॉप 100 क्वेश्चंस की थी पेडागोजी की, जिसमें से 85 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 15 क्वेश्चन इस सीरीज के बाकी हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This could all be over. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मीन्स जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों के बीच चीज़ों को समझना, ये तो सही है। सही रूप में समझना, ये भी सही है। और व्याकरण के नियमों को रटना या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो भाषा का सृजनशील प्रयोग भी हम करते हैं अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग, लेकिन व्याकरण के नियमों का रटना ये कभी भी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि हम कभी भी बच्चों को रटने के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 122। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो कौन से पाठ रखे जाए भाषा की पुस्तक में भाषा के परिवेश से जुड़े हों, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों या फिर सरल उपाय से युक्त हों। तो कैसे होने चाहिए हमारी किसी भी पाठ्य पुस्तक में? बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, मीन्स जो उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट है उससे जुड़े प्रश्न हों, वही हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल होने चाहिए। प्रश्न नंबर 123। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा या हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो हम द्वितीय भाषा के रूप में, ये आप लोगों को याद रखना है, सेकंड लैंग्वेज के लिए बोला है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? जो उसकी मातृभाषा है, जो अपने घर के परिवेश में उसने सीखी है। तो अगर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना, या हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। तो ना तो हम व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं, ना हम कंठस्थ करने के लिए बात करते हैं, और न ही मानक हिंदी लिखने में, क्योंकि उसने भाषा शिक्षण के या भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो लिखने में निपुणता भी हमारा उद्देश्य नहीं होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य का क्या होगा कि दैनिक जीवन में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास किया जा सके। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 124। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को क्या करती है? वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। पुनरावृत्ति समझते हो ना, रिपीट करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाएगा उसका यह भाषाई व्यवहार? वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, या फिर वह समझने के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक कर पढ़ सकती है, या फिर उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। उसे पढ़ना तो आता है, इसलिए तो वो पढ़ रही है, और वो अटक कर नहीं पढ़ रही है, वो शब्दों को रिपीट कर रही है। तो रिपीट क्यों करेगा कोई इंसान? जब वो उस जो कि वो पढ़ रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वह समझने के साथ साथ वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 125। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। अब उसने बार बार उसने का प्रयोग किया है, तो इसीलिए के लिए पूछा है उन्होंने कि ये बार बार अगर उसने प्रयोग किया है तो ये कैसे भाषा प्रयोग को दर्शा रहे हैं। तो देखो, उसने क्या किया है, एक शब्द है, उसने उसको बार बार यूज किया है, और वो क्या है? सर्वनाम। तो उसने किया कि उसका अति सामान्यकरण कर दिया, कि किसी बंदे का नाम लेने की बजाय बार बार उसने प्रयोग कर रहा है, तो उसने क्या किया? उस नियम का अति सामान्यकरण किया है यहाँ पे। तो यही दर्शाएगा भाषा प्रयोग कि उसने नियम को बहुत जनरलाइज कर दिया है और बार यूज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 126। व्याकरण
शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से व्याकरण शिक्षण के तो व्याकरण शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है कि व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है, या फिर व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या भाषा परिवेश में उपलब्ध भाषा प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इसने पूछा है कि व्याकरण शिक्षण के, अभी देखो भाषा शिक्षण की बात होती तो हम क्या कहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर और भाषा प्रयोग के आधार पर उसको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में भाषा प्रयोग की भाषा नियमों को महत्व देना। व्याकरण शिक्षण हमेशा भाषा के जो नियम हैं उनको महत्व देता है और उनको ही रटने की बात करता है कि आपको नियमों के अकॉर्डिंग ही चलना है, जबकि भाषा प्रयोग में हम भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पे, भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर और उसकी अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 127, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार या किस कथन को सही मानेंगे? तो इनमें से कौन सा कथन आपके अकॉर्डिंग सही होगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं और उन्होंने बताया कि एक बच्चा है जो कि 1 साल पहले ही असम से पंजाब में आया है, तो ऑब्वियसली वो भाषा में त्रुटियां तो करता ही होगा क्योंकि वहाँ उसको वो भाषा नहीं आती होगी। ठीक है, तो सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी मातृभाषा का प्रभाव आपकी दूसरी भाषाओं पर ना पड़े। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी गलत होगा। सुहेल के भाषा प्रयोग के अत्यधिक या अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, या सुहेल को बार बार त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, ये भी गलत होगा। हम क्या करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे कि वो बार बार हिंदी भाषा का प्रयोग करे और उसको प्रोत्साहित भी करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपको बार बार मतलब ऐसे मौके देने चाहिए हमें उसे कि वो उस भाषा को सीख सके, मतलब अर्जित कर सके। ये नहीं कि वो उसको रट्टा लगाए, पर वो अपने भाषा प्रयोग के द्वारा उस भाषा को सीख सके। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 128, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है या करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो क्या बोलिए कि वो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, सपना एक जो टीचर है अपनी कक्षा में जो उसके क्लास में जो बच्चे हैं उनको अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती है। तो आप इनमें से किसको ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले है भाषा पत्र का वाचन करना, दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, या कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मौखिक अभिव्यक्ति या भाषा शिक्षण की बात आती है तो हम उसको बार बार मौके देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करे। तो इनमें सबसे ज़्यादा भाषा प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पे उसको विभिन्न परिस्थितियाँ दी जाएंगी और संवाद करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस में उसको कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। यही हमारा सही ऑप्शन होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी, यानी कि संवाद या वार्तालाप करने के अवसर देना। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 129, कक्षा में मौजूद बहुभाषिता क्या होती है? तो भाषा शिक्षण में एक साधन के या संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या शिक्षण के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, या भाषा शिक्षण में बाधक है। अब देखो, बहुभाषिता आपको पता है, जहाँ पे बच्चे अलग अलग भाषाओं से अलग अलग रीजन से होते हैं उस कक्षा को बहुभाषिता या बहुभाषिक कक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, लक्ष्य भाषा सीखने में हतोत्साहित यानी कि उसको रोकती है या उसको डिस्करेज करती है, तो ये तो होगा नहीं ये एक जटिल या चुनौतीपूर्ण है, और नहीं ये भाषा शिक्षण में बाधक है। तो क्या है ये बहुभाषिता? ये इसको हम भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? एक संसाधन के रूप में, मीन्स उसको एज ए रिसोर्स हम मानते हैं मल्टीलैंग्वेजिज्म को। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 130, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है आपका?
डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है डायग्नोज करने का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। भाषा के बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या बच्चों को अगली क्लास में पदोन्नत करना, या फिर बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। तो सेपरेशन की बात तो हम करते ही नहीं है, ना हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन करती है, ना ही हमारा RTE एक्ट करता है, और ना ही हमारा NCF करता है। तो हम कभी भी बच्चों को सेपरेट नहीं करते हैं, ना ही हमारा उद्देश्य उनको अगली क्लास में प्रमोट करना होता है, स्पेशली डायग्नोस्टिक टीचिंग में। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। और भाषा प्रयोग के अवसर हम भाषा शिक्षण में करते हैं, न कि निदानात्मक परीक्षण में। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो निदानात्मक क्या होता है, डायग्नोज ही तो करना होता है। तो किस चीज़ का डायग्नोज करेंगे कि अगर उनको टीचिंग में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो उसके रीजंस क्या हैं, किस कारण से बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, उनकी पहचान करना। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 131। उच्च कक्षाओं में भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, या फिर साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या फिर भाषा कौशल साधन है और साधन है साहित्य। तो देखो कहीं पे भी कि कोई एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि उच्च कक्षाओं में बच्चे सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। वो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा वो भी बहुत सारी जगह से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, इवन जो अलग ऑडियो विजुअल या आपके जो भी टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स हैं उनसे भी सीखते हैं। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक के बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। उसके बाद है कि साहित्य साध्य है। साहित्य साध्य कैसे हो सकता है, साहित्य तो साधन होगा ना, साहित्य तो साधन होगा, भाषा कौशल होंगे साध्य, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है केवल छंद अधिकारों। तो मैंने आपको कई बार बोला है जहाँ पे केवल और जहाँ पे ओनली ये वाला वर्ड आ जाए तो मीन्स वो आंसर तो होगा ही होगा नहीं, क्योंकि कभी भी हम किसी एक तरफ नहीं झुकते हैं कि सिर्फ छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण कर। क्या हम जो भाषा शिक्षण करते हैं वो सिर्फ अलंकारों और छंदों को समझने के लिए करते हैं? तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। मीन्स जो हमारी लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो हमारे साध्य हैं, और उसके लिए हमारे पास रिसोर्स क्या होगा, वो होगा हमारा साहित्य, हमारा लिटरेचर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 132। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मीन्स कि आपके जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है उसके बारे में पूछा है कि उसका मेन उद्देश्य क्या है या उसका एम क्या है भाषा में। तो मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। सिर्फ किसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए हम थोड़ी मूल्यांकन करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया की समझ को या समझ कर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, या फिर अगली कक्षा में पदोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। तो CCE में हम त्रुटियों की पहचान नहीं करते। और क्या दे रखा है, अगली कक्षा में पदोन्नत करना, तो ये भी सही नहीं है, ये हमारा ऐसे में होता है। मीन्स जो हमारा समेटिव असेसमेंट होते हैं उनमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों ने जो भी सीखा है या जो भी सीख रहे हैं उसकी प्रक्रिया को समझना कि वो कैसे कैसे सीख रहे हैं, कौन सी जो वेज हैं उनको सही से समझ आ रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज उनको सही से समझ आ रही है, कौन हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। मीन्स हमारा मुख्य उद्देश्य होगा ये समझना कि बच्चे को कौन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 133। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मीन्स हायर क्लासेस के लिए बात की है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर वहाँ पे भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं में अन्य भाषिक सामग्री में कहीं गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना, या फिर पाठ्य के या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना।
तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ शब्दकोश का प्रयोग करना तो नहीं हो सकता है, नहीं सिर्फ हम पठन कौशल पर बल देने के लिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और भी बहुत सारे कौशल होते हैं, उनका भी तो हमें वो करना होता है, डेवलप करना होता है। फिर दिया गया है पाठ्यपुस्तक में साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या। सिर्फ साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या भी हमारा उद्देश्य नहीं होता है। क्या होगा हमारा उद्देश्य या क्या होगा इस भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण, वो होगा जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं या कोई भी अन्य भाषिक सामग्री है, उसको बच्चों कही गई बातों के निहितार्थ होता है, मतलब उनको समझना विद मीनिंग। निहितार्थ मीन्स अर्थ के साथ उस बात को समझना और सोचना और उसकी सरोकार की पहचान करना। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ते हो वो चाहे कहीं से भी पढ़ो, उसको आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। पढ़ के उसके अर्थ समझ के आपकी एक थिंकिंग बननी चाहिए कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो वही हमारा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों की ये जो मेंटल पावर है, ये समझने की पावर है, उसको विकसित करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 134, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? अब उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? रिमीडियल टीचिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो उसकी सफलता का मुख्य किस पे निर्भर करेगी? ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ का रिमीडियल करना है, उपचार करना है, तो पहले आप उस समस्या का कारण तो जानोगे ना। अब एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हो, जब तक वो आपकी बीमारी का कारण नहीं जानेगा तब तक आपका इलाज थोड़ी ना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे ही इसमें है कि इसकी सफलता का मुख्यतः निर्भर करती है किस चीज़ पे? डायग्नोज करने पे। तो समस्या के कारणों की सही पहचान करना, यही हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का मुख्य निर्भर होगा, या इसी पे हमारी वो। तो इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 135, जो कि आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, और इसके साथ साथ जो हमारी हिंदी पेडागोजी की टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, उसका भी आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाके देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इन वीडियोज़ में लिए हैं, और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भाषा प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज और स्वाभाविक होता है। तो अब देखो, भाषा अर्जन क्या होता है? जिसमें हम भाषा अर्जित करते हैं, इसमें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे अपने घर पे करते हैं, अपने घर के परिवेश में रहते हुए, तो ना तो ये प्रयासपूर्ण होता है। छोटे बच्चों को थोड़ी आप एक एक वर्ड वो सिखाते हो बोलना या वो करना, वो अपने आप सुन के सीखना शुरू कर देते हैं, अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे अपने परिवार में माँ पापा या भाई बहनों को बोलते हुए देखते हैं। और न ही इसमें शिक्षक की आवश्यकता होती है, और न ही ये केवल कक्षा में संभव है, ये घर पे ही होता है। मीन्स जो भाषा अर्जित का मतलब है कि जो बच्चे मातृभाषा अपने घर में सीखते हैं उसे, तो ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगे हों, थोड़े ही यूजफुल लगे हों, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। और आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जैसे कि सीटेट आपको CDP चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, या EVS चाहिए। तो आपको अगर कोई स्पेशल सीरीज चाहिए किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।